दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, और वो विषय है धर्म परिवर्तन का, कन्वर्शन का, और किस तरीके से भारतवर्ष में डेमोग्राफी चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में। और आप लगाएं कि मतलब 1947 इंडिपेंडेंस के बाद में ही किस तरीके से हुई है। और मेरा ध्यान इसलिए गया है कि अभी एक निर्णय आया है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में चिंतित नहीं रही हैं, ना इसके बारे में कोई कानून अभी तक बनाया है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी जब एक जज के द्वारा वो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर आती है, और जज कहते हैं कि यदि धर्म परिवर्तन और यदि कन्वर्जन इसी तरीके से चलता रहा, मेजॉरिटी का माइनॉरिटी में, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो रहा हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो रहा हो, या इस्लाम की तरफ हो रहा हो, हिंदुओं का, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। क्योंकि ऑनरेबल जज साहब ने कहा है कि यदि इसी तरीके से ये धर्म परिवर्तन चलता रहा, कन्वर्शन चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि भारतवर्ष की एक माइनॉरिटी है, वो मेजॉरिटी शीघ्र ही बन जाएगी। इसके साथ साथ इसी तरीके का एक जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट, झारखंड के ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक जज की इसी तरीके से टिप्पणी आई है कि जिस तरीके से भारतवर्ष में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उससे ये लगता है कि शायद कुछ ही वर्षों में, आगामी वर्षों में, माइनॉरिटी वो एक तरीके से मेजॉरिटी हो जाएगी, और जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी हो जाएगी। तो ये बहुत ही गंभीर दो हाई कोर्ट के निर्णय आए हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस के दौरान जब सुनवाई चल रही थी, तो इसी तरीके से बहुत ही गंभीर सवाल हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए गए थे कि ये कन्वर्शन, धर्म परिवर्तन भारतवर्ष में एक बहुत ही सीरियस इशू है, और जिस तरीके से भारतवर्ष में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो वो बहुत ही गंभीर है, उसको टैकल करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये क्यों गंभीर मामला है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप देखें, जो मुस्लिम पॉपुलेशन 1947 में जब भारतवर्ष और पाकिस्तान बटे थे, तो वो एक रिलीजन, धर्म के ऊपर जो है ना अलग अलग हुए थे। उसमें किसकी गलती थी, क्यों ये ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो धर्म के हिसाब से दो देश अलग बने, और क्यों यहाँ पर जो है ना 3 करोड़ या 3.5 करोड़ हिंदू यहाँ पर रुके, ये एक अगला विषय है जिसके ऊपर जो है ना और गंभीर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ मैं ले रहा हूँ कि भारतवर्ष में किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई। तो जो पॉपुलेशन मुस्लिम की उस टाइम पे 3 से 3.5 करोड़ थी, वो अब करीब 18 से 20 करोड़ वो ऑफिशियल हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो 22 से 23 करोड़ से कम नहीं है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि आपको एक, यदि इस तरह की जो है एक डेमोग्राफी को अच्छी तरीके से सुरक्षित और गंभीर तरह से यदि उसको कंसिडर किया जाता, और यदि कुछ लॉज ऐसे बनाए जाते तो जिसमें एक बहुत ही इंटीग्रेटेड तरीके से और सामूहिक तरीके से यदि ये डेमोग्राफी में बदलाव आता, तो एक सामरिक रस, एक सामरिक सद्भाव सोसाइटी में बना रहता है। लेकिन अब उसका जो है खामियाजा वो भारतवर्ष को उठाना पड़ रहा है। वो इसलिए भी उठाना पड़ रहा है कि जिस तरीके से रोहिंग्यास वो वो बर्मा से, जब बर्मा में एक तरीके से बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट हुई, और बर्मा ने वहाँ पे जो है बांग्लादेशी मुस्लिमों को मार मार के वहाँ से भगाया, तो वो सब भारतवर्ष में जो है ना वो आ गए हैं, और वो जगह जगह जो है ना सेटल हो गए हैं। और ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको हमारे एक दोस्त, एक मित्र और एक बहुत ही जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने 2016 या 2017 में एक पीआईएल भी
सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में करी है। और उन्होंने 2017 में जब वो अपनी PIL सुप्रीम कोर्ट में करी, अश्वनी उपाध्याय जी ने, तो उसी टाइम पे उन्होंने कहा था कि करीब 5 करोड़ के करीब रोहिंग्यास वो भारतवर्ष में आ चुके हैं, और वो जिस तरीके से जगह जगह जाकर जो वो सेटल हो रहे हैं, और जिस तरीके से वो बॉर्डर पे आए, वो किस तरीके से घूसखोरी करके, और हमारे देश के बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारी एक व्यवस्था है कि हम इसको क्यों नहीं चेक कर पाए कि वो किस तरीके से अपना यहाँ पर आधार कार्ड बना लेते हैं, किस तरीके से वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, किस तरीके से वो अपना राशन कार्ड बना लेते हैं। ये बहुत ही एक गंभीर मसला आज भारतवर्ष के लिए बन गया है। दोस्तों, ये इसलिए भी एक गंभीर मसला है कि अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला वो मुस्लिम औरतों के बारे में दिया है। उन्होंने कहा कि डाइवोर्स के बाद मुस्लिम महिला भी एक अपना मेंटेनेंस अलाउंस वो अपने पति से ले सकती है। ये बहुत ही एक इक्वलिटी मुस्लिम विमेन के लिए, और जो मुस्लिम समाज की जो पत्नियां हैं, जो वहाँ पर जो मल्टी मैरिजेस होती हैं, और जिस तरीके से उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता था, तो उनकी स्थिति को आज एक इक्वलिटी के नाते और एक विमेन एम्पावरमेंट के नाते, जो हमारी मुस्लिम बहनें और माताएं अभी तक उसमें नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट के इस महान निर्णय ने उनको बराबर एक साथ जो है ना बराबरी पर बैठा दिया है। और अब वो अपनी एलिमनी और एक तरीके से जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो अपने पति से ले सकती हैं, और उसके लिए वो कानून प्रक्रिया की सहायता लेकर चल सकती है। यदि आप डेमोग्राफी देखेंगे भारतवर्ष की, तो आपको बहुत ही चिंता का विषय होगा कि आप देखिए जरा, मैं थोड़ा सा डेटा जो है ना आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि यूपी में 16 डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 16 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डेमोग्राफी चेंज हो गई है। वेस्ट बंगाल में करीब 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यूपी में 16 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में 14 डिस्ट्रिक्ट, बिहार में 6 डिस्ट्रिक्ट, आसाम में 9 डिस्ट्रिक्ट, और छत्तीसगढ़ में 4 डिस्ट्रिक्ट। ये सारे के सारे इतने जिलों में यदि आप लगाए 16 और 14, 30 और 6 36 और 9 36 और 9 45 और 4 49 50 के करीब ये जिले जो है ना, इनमें डेमोग्राफी भारतवर्ष में चेंज हो चुकी है। ये आज के मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। और 2017 में रोहिंग्या जो हैं वो 5 करोड़ के करीब आ चुके थे, तो उसके बाद देखिए कि किस तरीके से वो है। और मैं आपको पॉपुलेशन जो है ना मुस्लिम पॉपुलेशन का ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप यदि जाके देखिए गुजरात में, कच्छ में, बहरूच में, वहाँ पे डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही है, वे मैंने खुद जाके वहाँ पे देखा है। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे कि द्वारका धाम में, द्वारका भेंट तक का जो रास्ता है उसमें पूरी डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। और ये लोग जिस तरीके से अभी भी जो है वो घुसपैठ जो है वो बंगाल से कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो फिर वहाँ से बसों में बैठकर भारतवर्ष के अलग अलग जिलों में जाकर बस रहे हैं, बहुत ही एक चिंता का विषय। और इस चिंता के विषय को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं इस विषय पे बात करूंगा, आपको अवगत कराऊंगा। और ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, सभी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यदि आपको हो तो एक मुझे चिंता इसलिए ज़्यादा होती है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए दिया कि उनको एलिमनी मिलेगी और उनको मेंटेनेंस अलाउंस मिल सकता है, तो आप देखिए कि उसके विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी मौलवीज हैं, वो सभी लोग उसके खिलाफ एक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। और वो इस लेवल तक जा रहे हैं कि वो साथ लेंगे अपोजिशन पार्टीज़ का भी, जो इंडी अलायंस है, एक तरीके से इंडी गठबंधन है, वो कह रहे हैं कि हम उनका भी साथ लेंगे और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, अलग अलग हाई कोर्ट्स में लड़ेंगे। इस तरह की जो भावना है कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, और जो मुस्लिम महिलाओं को एक इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, मैं उनको बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में कोई शरिया कानून नहीं लागू हो सकता।
और जितने भी अपने पर्सनल लॉ हैं उन पे अब एक कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए ये अभी तक जो है ना भारतवर्ष में यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ये बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसको अच्छी तरीके से बताएं कि भारत में शरण कौन भारत की सिटीजनशिप किसको दी जा सकती है। और ये जो रोहिंग्या जो एक तरीके से इलीगल तरीके से भारतवर्ष में माइग्रेशन जिनका हुआ है या जो इलीगल कन्वर्जन हो रहे हैं उन सभी को रोका जा सके और उसमें सख्त से सख्त पेनल्टी लगाई जाए। और जो घुसपैठिए भारतवर्ष में घुस आए हैं और जो जगह जगह दंगे करते हैं, जैसे शाहीन बाग में उन्होंने दंगा करा या इसी तरीके से जो रोड पर उतर कर दंगा करते हैं, और वेस्ट बंगाल में इस तरीके की जो आगजनी और लूटपाट की और बहुत ही घटनाएं हुई हैं। और ये एक अभी जो एक लेटेस्ट बयान आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो बयान आया है ममता दीदी का। जो ममता जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, अभी उन्होंने देखा कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में रिजर्वेशन के ऊपर बहुत बड़ा एक एजिटेशन हो रहा है, और वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट जो है ना वो सड़कों पर आकर कर रहे हैं, और उसके खिलाफ जो है ना पुलिस ने एक्शन लिया, फिर मिलिट्री भी, और उसमें काफ़ी करीब 50 से 60 लोग की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसको इन्फ्लेट करने के लिए उसको किस तरीके से एक संज्ञा जो है वो हमारी जो ममता दी जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने बहुत ही एक मोस्ट अनफॉर्चुनेट मोस्ट इलीगल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो एक उन्होंने बात कही है, एक वक्तव्य अभी दिया है प्रेस में, वो भी पब्लिक में। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में यदि कोई भी लोग इन दंगों से परेशान है या किसी भी तरीके से, वो वेस्ट बंगाल में शरण ले सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा ममता दीदी को, शायद वो नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कुछ जानती नहीं है, और जिस तरह की वो तालिबानी पॉलिटिक्स वो वेस्ट बंगाल के अंदर कर रही है, तो ये दिन दूर नहीं कि वो वेस्ट बंगाल की जनता को जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही हैं, तो उनका ये राज जाना चाहिए। मुझे पता नहीं कि किस तरीके से, क्यों हमारे राष्ट्रपति जी उसको, वहाँ की सरकार को जो है वो बर्खास्त नहीं करते। इस तरह की चीज़ें जहाँ पर स्टेट का मैंडेट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्हें एकदम से देश से, भारतवासियों से एकदम से माफ़ी मांगनी चाहिए अनकंडीशनल, और यदि नहीं मांगती तो उनके खिलाफ जो है ना भारत सरकार का, हमारी होम मिनिस्ट्री का ये कर्तव्य बनता है कि उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, और एक तरीके से ये देशद्रोह के उसमें आना चाहिए। वो कैसे ये कह सकती हैं कि भारतवर्ष के अंदर वो बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पर नहीं है वो किस तरीके से आगे शरण ले सकते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जिस तरीके से एक पॉपुलेशन जो बढ़ी, और उसके साथ साथ जो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है इंडिपेंडेंस के बाद में, उसको भड़कावा देने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुस्लिम जो हैं वो उस भड़कावे में आते हैं या वो भारतवर्ष के खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरीके से पीएफआई ने एक गजवाए हिंद का जो नारा दिया है कि 2047 तक तो हम इतने हो जाएंगे कि हम जो है ना भारतवर्ष पे कब्जा कर ले हैं, जिस तरीके से पूरे विश्व के काफ़ी देशों में इस तरीके से हुआ है, और आज जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन के एजिटेशन वो यूरोपियन यूनियन के देशों में हो रहे हैं, या ब्रिटेन में हो रहा है, या जिस तरीके से फ्रांस में हुआ, अभी जो है ना फिर दोबारा से फ्रांस और इटली में देखने को मिला, तो ये सारे, या जर्मनी में देखने को मिला, ये बहुत ही गंभीर मसले हैं। तो इस तरीके से जैसे पैलेस्टीन को सपोर्ट किया जाता है, ये भी एक जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी का, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह जैसे वो सारे के सारे जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका एक ही मुद्दा है कि उनका सिर्फ जीने का मकसद एक ही है कि वो पूरी उम्र लड़ाई करते रहेंगे कि वो जब तक इज़राइल की कौम को, वो जूस को जो है ना वो फिनिश नहीं कर देते, उनको ख़त्म नहीं कर देते इज़राइल से, तो ये उनका। और फिर जब इज़राइल उनके ऊपर अटैक करता है तो फिर वो
ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और जबकि वो संरक्षण लेते हैं, वो जो निर्दोष लोग हैं, बच्चे और ये, उनकी आड़ में छिपकर वो अटैक करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई है। तो इस तरीके का जो वातावरण है भारतवर्ष में, पहले आईएसएस के फेवर में और अब पैलेस्टीन के फेवर में या हमास के फेवर में जिस तरीके से नारे इन लोगों से उठते हैं, तो ये बहुत ही देखना पड़ेगा। और इस जो डेमोग्राफिक चेंजेस भारतवर्ष में हो रही हैं, उसको एक तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इन व्यवस्थाओं के समय मैं सोचता हूँ कि भारतवर्ष में एक सामंजस्य हमारे सोसाइटी में रहे, तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, जबकि वो, मैं मानता हूँ कि एचआर असेट भी है, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है एक तरीके से, और वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हम एक यंगेस्ट नेशन है और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बहुत यंग है, तो वो हमारे काफ़ी काम आएगा। लेकिन साथ के साथ हमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी अब करना है, क्योंकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास में 40 साल से 50 साल, 4 to 5 डिकेड्स ही रहने वाला है। तो भाइयों, वंस अगेन ये बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है, और आप सभी इसको उठाएं। और मेरी यही गुजारिश है सभी पॉलिटिकल पार्टीज से कि इसमें पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाकर, एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ना करके, मुझे कांग्रेस से, कांग्रेस की लीडरशिप और सारे अपोजिशन से यही है कि आप लोग जिस तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट माइनॉरिटी की कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, और आप सभी लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पार्लियामेंट में जल्दी से जल्दी यूसीसी को पास करें और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को जल्दी से जल्दी लाएं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए हो, मैंने एक तरीके से निष्पक्ष रूप से अपनी राय आपके सामने रखी है, और सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको संग्रहित करके आपके समक्ष रखा है। तो शायद आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और फिर मेरे चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।